उनके हेड से जो अपीयरेंस है, तो इनसे हमें पता चल जाता है कि ये जो इंसान है जरूर कोई ऑफिसर लगता है। तो कुछ ऐसी टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूंगा। द वेरी फर्स्ट इज रिगार्डिंग द हेयर कट, ट्राई टू कीप शॉर्ट हेयर्स, ठीक है, यू लुक लिटिल बिट यंगर, यू लुक स्मार्टर। टिप नंबर 2 इज वेयरिंग अ वॉच, जब भी आपके पास ऑप्शन होता है गोइंग आउट ऑफ योर होम, डू वेयर अ वॉच, ठीक है, इट एड्स ऑन टू योर अटायर, इट एड्स ऑन टू योर पर्सनालिटी। टिप नंबर 3 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेस दैट यू वेयर, हमेशा डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन पहनना चाहिए। ऑलवेज वेयर डार्क ट्राउजर्स एंड लाइट शर्ट्स और टी शर्ट्स, और वेयर डार्क टी शर्ट्स और लाइट ट्राउजर्स, मतलब ये कंट्रास्ट होना चाहिए कपड़ों में। अगर आप ऊपर डार्क पहन रहे हो तो ट्राउजर्स को लाइट कलर का सेलेक्ट करो, और अगर आप डार्क ट्राउजर्स ऑलवेज मेक श्योर दैट योर शूज आर सो वेल पॉलिश्ड दैट अ पर्सन शुड बी एबल टू लुक एट हिज फेस इन द शूज। तो वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, बट उतना तो आप ऑब्वियसली हमेशा नहीं कर सकते, बट कीप इट क्लीन, ठीक है, दैट इज द लीस्ट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो ये बेसिक ग्रूमिंग हैबिट्स होगी जिस पे आप डेफिनेटली वर्क कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर क्वालिटी दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 क्रिएशन। आज की ऑडियंस अगर आप देखो, आजकल के बच्चों को, आजकल की जनरेशन को आप नोटिस करो, आपको देखकर ये पता चलेगा कि थ्रू आउट देयर डे दे जस्ट फोकस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप डेवलप करोगे। सो मेक श्योर कि आपके दिन में 1-2 घंटे का स्लॉट हो ऐसा जहां पे आप कुछ भी कंज्यूम नहीं करोगे, सिर्फ क्रिएट करोगे। इसको जरूर ट्राई करेगा, दिस विल सर्टेनली हेल्प यू टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। मूविंग ऑन टू द स्किल नंबर 4, स्किल नंबर 4 इज रीडिंग एंड डेवलपिंग ओपिनियन। ओपिनियन किसी भी चीज के बारे में, जो भी चीजें हमारे समाज में हो रही है, हमारे दिन में। द लास्ट स्किल इज गिविंग सम टाइम टू योरसेल्फ एंड एंजॉयिंग लाइफ। इस जो फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है ना जो हमारे अराउंड, जिसमें एक रेस में लगे हुए हैं सब, स्कूल के बच्चों को देखो तो वो एनडीए की तैयारी में, आधे बच्चे नीट की तैयारी में, आधे बच्चे जेईई की तैयारी में। तो ये बहुत ही फास्ट पेस्ड सोसाइटी की तरफ हम जा रहे हैं। अब आप ग्रेजुएट्स को देखो तो सब एक जॉब के सर्च में, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो स्विच के सर्च में कि मैं अगला स्विच किस कंपनी में करूं। हर कोई एक रेस में लगा हुआ है और आधे लोगों को नहीं पता कि वो किस तरफ भाग रहे हैं और उनका एंड पॉइंट क्या है रेस का, कब तक भागना है। तो इस जो फास्ट पेस्ड लाइफ है ना, इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करो, गिव टाइम टू योर फैमिली, बी ग्रेटफुल, एंजॉय लिटिल मोमेंट्स इन लाइफ। अगर आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हो तो भी एक्शन होता है, और आपके एक्शंस आपके एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन है। इस तरीके से जब आप अपने थॉट प्रोसेस के अंदर बदलाव करते हैं, आप अपने जीवन को जीने के तरीके में बदलाव करते हैं, तभी आप इन ऑयल को डेवलप कर सकते हैं। आज इस पूरे सेशन के दौरान हम इसी बारे में बात करेंगे कि डेली लाइफ के अंदर वो क्या चीज है और किस तरीके से आप हर ऑयल क्यूब को अपने डेली लाइफ के अंदर डेवलप कर सकते हैं। इससे पहले मैं छोटी सी बात, आपको वैसे कर्म करने पड़ेंगे, आपको वैसे एक्शंस करने पड़ेंगे। आप अपने ऊपर चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा के नहीं जा सकते। इस मेरे अंदर क्वालिटीज है और आपको लगता है कि कैसे ऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। तीसरा फैक्टर जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोशल इफेक्टिवनेस, जो कि आपके गट्स को दर्शाता है। इसमें आता है आपका इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, और लास्ट बट नॉट लीस्ट लिवलीनेस, दैट मींस जिंदादिली। लास्ट फैक्टर आपने यहां पर बताया दैट इज डायनामिक, जो कि आपके लिम्स को दर्शाता है। इसमें आएगा आपका डिटरमिनेशन, करेज एंड स्टैमिना। अब ये सारे के सारे जो ऑयल क्यूब्स हैं, इनको आप डेली लाइफ के अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो कौन-कौन सी चीजें जिसको डेली लाइफ में अपना के आप इन ऑयल क्यूब्स को डेवलप कर सकते हैं। और आज का सेशन इसी बारे में। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फैक्टर है व्हिच इज द इफेक्टिव इंटेलिजेंस, कैसे आप अपनी लाइफ में इफेक्टिव इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑयल क्यूब फैक्टर 1 इज द इफेक्टिव इंटेलिजेंस। देखिए इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपकी जनरल इंटेलिजेंस से बहुत अलग होती है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि इफेक्टिवली आप किस तरीके से किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, किसी भी सिचुएशन को प्रैक्टिकल मैनर के अंदर, और एक प्रैक्टिकल मैनर के साथ-साथ लॉजिकल मैनर के अंदर सॉल्व करने की क्षमता को इफेक्टिव इंटेलिजेंस कहा जाता है। यहां पर आप क्या समझ पा रहे हैं, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा, अपनी लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा सामना करने की क्षमता किसी सिचुएशन को, उसी को इफेक्टिव इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब इफेक्टिव इंटेलिजेंस हालांकि ये नाम सुनने में बड़ा छोटा है, बट ये कई सारे डायमेंशंस के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आप उस सिचुएशन के साथ कैसे इमोशनली डील करने वाले, आप अपने इमोशंस पे काबू रख पा रहे हैं कि नहीं, और सामने वाले के इमोशन को समझ रहे हैं कि नहीं, कि परिस्थिति के अंदर कौन सा इमोशन इंडल्ज हो रहा है, उसको समझने की क्षमता भी आपके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी इफेक्टिव इंटेलिजेंस का होता है कि आप परिस्थिति को एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। परिस्थिति का लेवल यहां पर है, आप एनालाइज नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है कि लेवल यहां पर ही, उस परिस्थिति को अंडरस्टैंड करने की क्षमता भी इसी के अंदर आती है। इसके अलावा यहां पर हम बात करें कि जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन का आप जब सॉल्यूशन निकालते हैं, दैट सॉल्यूशन शुड बी वेरी प्रैक्टिकल मैनर। आपका सॉल्यूशन एक प्रैक्टिकल, क्रिएटिव मैनर के अंदर होना चाहिए। क्रिएटिव इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है कि सिचुएशन का समस्या जो है, समस्या का सामना मैं करता हूं, समस्या का एक समाधान मुझे निकालना है, बट वो समाधान मेरा लॉजिकल है कि नहीं, वो व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा आया हुआ है कि नहीं, या मैं किसी भी तरीके का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं जो कि प्रैक्टिकली नहीं है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस के अंदर एक और फैक्टर जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज योर रिसोर्सफुल एंगेज विद रियल लाइफ सिचुएशन दैट रिक्वायर्स क्विक थिंकिंग। ऐसी सिचुएशंस के अंदर अपने आप को एंगेज करिए जो कि क्विक थिंकिंग रिक्वायर करती है। रोज डेली मतलब की लाइफ में यार, रोजमर्रा की लाइफ में आपके सामने कई सारी परिस्थितियां आती है जो कि क्विक डिसीजन आपसे मांगती है। इसमें आपको सही तरीके से डिसीजन लेना होता है। उस तरह की सिचुएशन से आप भागिए मत, उस तरह की सिचुएशन के अंदर आप अपने आप को इंडल्ज कीजिए। लाइक एग्जांपल के तौर पे मान लिया जाए आप रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में आपने देखा सब किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब उस परिस्थिति के अंदर आप उसका सामना कैसे करेंगे, कैसे उस सिचुएशन को संभालेंगे, ट्राई कीजिए, उससे भागिए मत, उस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कीजिए। डेली लाइफ के अंदर लीडर इन योर टीम, आप अपनी टीम के अंदर लीडर है, मान लीजिए आपकी फुटबॉल की टीम है। अब मैच से पहले कुछ ऐसी समस्या आ गई, समस्या का समाधान आपको एज लीडर के तौर पर ढूंढना है, उसका समाधान कीजिए, अपनी इफेक्टिव इंटेलिजेंस का यूज कीजिए। इसके अलावा फिक्स स्मॉल थिंग्स इन द हाउस विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। अपने घर में जो छोटी-छोटी चीजें हैं ना, उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। छोटी-छोटी समस्याओं को अपने जीवन की खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ना कि किसी पे डिपेंड रहे। बच्चा क्या करता है, छोटी चीज के लिए डिपेंड रहता है, मैं इससे पूछ लेता हूं, मुझसे पूछ लेता हूं, नहीं, दिस इज योर लाइफ। आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस पे भरोसा होना चाहिए। अगर मैं इस परिस्थिति के अंदर फंस गया हूं, ये सिचुएशन मेरे सामने आई है, मैं कैसे इसका सामना करूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा, मैं किसी और से नहीं पूछूंगा। इसके अलावा स्टे क्यूरियस, ये बहुत अच्छा तरीका होता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस को डेवलप करने का। क्यूरियस रहिए, नॉलेज लीजिए, किसी भी चीज को जानने की कोशिश कीजिए, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हर चीज को लेकर जब आप क्यूरियस होते हैं तो आपको उस चीज के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं, आपका नजरिया चेंज होता है और ओवरऑल आपका नॉलेज बढ़ता है। जब आपके सामने उसी सिचुएशन से या उसी क्यूरियोसिटी से रिलेटेड कोई सिचुएशन सामने आती है तो आपके सामने डिफरेंट डायमेंशंस आते हैं और आप उसका सामना कर सकते हैं। इसके अलावा ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, कंसीडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। इसका क्या मतलब होता है, देखिए जब भी कोई परिस्थिति आपके सामने आती है तो आपके सामने उस परिस्थिति को रिजॉल्व करने के, उस समस्या के समाधान करने के कई सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं। आप सभी पर्सपेक्टिव्स को कंसीडर कीजिए। आप सोचिए कि समस्या मेरे सामने, इसका समाधान मैं किन-किन तरीकों से कर सकता हूं। सारे डायमेंशंस के ऊपर सोचिए, सारे डायमेंशंस के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में सोचिए। सोचिए इस बारे में, जितना आप सोचेंगे उतनी ज्यादा आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है। इफेक्टिव समस्या का सामना करते हैं तभी इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपके अंदर धीरे-धीरे डेवलप होती है। इसके अलावा लर्न टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स। आप चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखिए कि पहले मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है। इफेक्टिवली अगर मुझे किसी टास्क को कंप्लीट करना है तो पहले मुझे क्या करना चाहिए, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरीके से आप अपनी इफेक्टिव इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन असम्पशंस, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ऐसा है तो क्यों है, नो द हाउ, ऐसा है तो क्यों किया जा रहा है, वैसा है तो क्यों हो रहा है। जितना आप सोचेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है। द नेक्स्ट OL क्यूब दैट इज रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब होता है कि तर्क संगत सोच के बेस पे किसी परिस्थिति के समाधान करने पे और उसके निष्कर्ष पे आप आने की क्षमता। इसका मतलब ये होता है कि आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस कितनी, कोई परिस्थिति आपके सामने आती है, आप सिचुएशन को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। एंड बिलीव मी, जो 90% एस्पिरेंट परिस्थिति को नहीं समझ पाते, सिचुएशन क्या चल रही है, हम बिहेव कुछ और तरीके से कर रहे हैं। सिचुएशनल अवेयरनेस हमारी बड़ी कमजोर सी होती है, हम नहीं जज कर पा रहे कि सिचुएशन है क्या, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारा बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए, हमारी सोच क्या होना चाहिए, और हम सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते। और ये इस चीज की जो एफिशिएंसी है वो एक मेजर रीजन है कि स्टेज 1 के अंदर भी एस्पिरेंट फेल हो जाता है। अब इसे डेवलप करने के लिए जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, बट जो सबसे बड़ा है आप हर परिस्थिति को ऑब्जर्व कीजिए कि परिस्थिति है क्या, मेरा बिहेवियर यहां पर कैसा होना चाहिए, मेरी सोच यहां पर कैसी होनी चाहिए, इस परिस्थिति को मैं समझ पा रहा हूं कि नहीं समझ पा रहा
रहा हूं। आप किसी परिस्थिति का सामना केवल तब कर सकते हैं जब आप सिचुएशन को समझ पाएं। अगर आप सिचुएशन ही नहीं समझ पाएंगे तो सिचुएशन का सामना कैसे करेंगे? तो ये रीजनिंग एबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? जैसे ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, चीजों को या सिचुएशंस को ऑर्गेनाइज करने की क्षमता। देखिए अगर आर्म फोर्सेस के बारे में बात की जाए तो आर्म फोर्सेस के अंदर भी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता है, एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो की जाती है। एक लीडर के तौर पे आपको अपनी कमांड को ऑर्गेनाइज करना होता है। बाकी चीजें बात की बात है, क्या हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं? क्या हम खुद एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर अपनी लाइफ को जीते हैं? तो सबसे पहले चीज को इंश्योर कीजिएगा कि क्या आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाते हो। अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको अपने बिहेवियर के अंदर बदलाव लेकर आना पड़ेगा। इसके अलावा कई और ऐसी चीजें जो डेली लाइफ के अंदर अप्लाई करके इस क्षमता को या इस गोल को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ सकते हैं। सबसे पहली चीज दैट इज प्लान योर डे। सुबह उठते ही आप अपने पूरे दिन को प्लान कीजिए कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा। जब आप अपने पूरे दिन को प्लान कर लेते हैं तो ये आपकी एक ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को दर्शाता है। ये दिखाता है कि आप अपने पूरे समय के अंदर अपना टास्क कंप्लीट करूंगा। फॉर एग्जांपल बात की जाए, आपने पूरे दिन के अंदर 5 टास्क डिसाइड करें। अभी टाइम फ्रेम आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि एक टास्क को करने के लिए मैं 2 घंटे लूंगा, इसके लिए मैं 3 घंटे लूंगा, इसके लिए मैं 4 घंटे लूंगा। इस तरीके से आप टाइम को भी मैनेज कर पाएंगे बिकॉज़ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के अंदर आपका टाइम मैनेजमेंट भी आता है। तीसरा और काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल तरीका ये होता है कि रियल डेली लाइफ के अंदर इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कीजिए। लाइक आपके स्कूल के अंदर कोई फंक्शन हो रहा है, आप फंक्शन को ऑर्गेनाइज कीजिए। आपके कॉलेज के अंदर कोई फंक्शन है, फंक्शन को ऑर्गेनाइज कीजिए। जब आप चीजों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, आप ऐसे रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं तो गेट रेडी फॉर द प्लान बी, हमेशा प्लान बी के लिए तैयार रहिए। इसी को लेकर एक चीज यहां पर लिखी है कि यू हैव टू प्रिपेयर इन द एडवांस। एडवांस के अंदर प्रिपेयर रहिए। अगर ये चीज यहां पर फेल होगी, ये चीज यहां पर फेल होगी तो मेरा प्लान बी क्या होने वाला है, और ये चीज आपको आएगी अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। इसके अलावा बी फ्लेक्सिबल येट स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है? हो सकता है कि जब आप अपने डे को प्लान कर रहे हैं या आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको किसी चीज को करने में कुछ समय ज्यादा लग रहा है। जिस काम को करने में आपको लगा था कि 3 घंटे लगेंगे, उसी काम को करने में आपको 5 घंटे लग गए। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 5 घंटे नहीं लगाएं और उस काम को टाल दें कि सर मैं काम में कर ही नहीं रहा हूं, इसमें तो बड़ी ज्यादा समय लगा नहीं। आपको अपने उस पूरे ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के अंदर जो भी चीजें आपने प्लान करी है आपको उसको प्रॉपर तरीके से सोचना है। साथ ही साथ आपको फ्लेक्सिबल भी रहना है। फ्लेक्सिबल का मतलब है ठीक है अगर 3 की जगह 5 घंटे लग रहे हैं दैट्स फाइन, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने स्ट्रक्चर को खो दें, आप अगला काम करें ही ना या दूसरे काम को टाल दें। इसलिए यहां पर लिखा है बी फ्लेक्सिबल येट स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबल रहिए टाइमिंग को लेकर, अपने काम को लेकर, बट स्ट्रक्चर रहिए। आपको किसी भी प्लान को मिस नहीं करना है, किसी भी पॉइंट को आप यहां पर मिस नहीं करना है। इसके अलावा रिफ्लेक्ट एंड इंप्रूव, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूं। देखिए अपने एक्सपीरियंस के अंदर हम कई सारी गलतियां भी करते हैं। जब हम किसी काम को करते हैं तभी तो हम गलतियां करते हैं। उन गलतियों से सीखिए, इंप्रूव कीजिए। देखिए कि अगर मैंने चीज प्लान करी थी, आज का दिन मैंने प्लान करा तो यहां पर मैंने मिस्टेक करी, यहां पर मैंने इस काम को करने के लिए 3 घंटे दिए बट मुझे 4 घंटे लगे, यहां पर मैंने इस काम को करने के लिए 2 घंटे दिए बट मुझे 3 घंटे लगे। इस तरीके से जब आप अपनी मिस्टेक्स को समझते हैं और समझने के बाद जब दूसरी बार उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो चीजें सही हो जाती है। तो इस तरीके आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत मजबूत होना चाहिए बिकॉज़ एक लीडर के तौर पे आपके जीवन में रोज ऐसे क्षण आएंगे जब आपको अपनी बातों को समझाना पड़ेगा। आप किसी प्लान को समझाना चाहते हैं, आप किसी स्ट्रक्चर को समझा को कांच के सामने खड़े होकर बात करना चाहिए, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए। जी हां, ये बेसिक है, इसके द्वारा आप अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ा सकते हैं। पर इसके अलावा भी कई ऐसे तरीके होते हैं जिसके द्वारा आप अपनी इस OLQ को बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप जितनी भी चीजें सोचते हैं, आप एक काम कीजिए, आप रोज शाम को एक पेज के अंदर उन चीजों को लिखना शुरू कर दीजिए। आप अपने थॉट्स को एक कागज के ऊपर उतारना शुरू कर दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आपकी वोकैब भी अच्छी होती जाएगी, आपको समझ में आता है कि किस जगह पर मुझे किस शब्द का यूज करना है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए आपने मॉर्निंग के अंदर पेपर पढ़ा, पेपर आपने रीड करा, पेपर से आपने 10 नए वोकैब्स निकाले। अब इन 10 नए वोकैब्स को शाम को जब आप किसी चीज को लिख रहे हैं, कागज के अंदर जब आप अपने थॉट्स को लिख रहे हैं, किसी न्यूज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं या कोई इंटरेस्टिंग मुद्दा है उसके बारे में आप लिख रहे हैं, अपने विचार खुद के लिख रहे हैं, तो आप उन 10 वर्ड्स को आप उस पॉइंट के अंदर या उस कागज के अंदर उस समय यूज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी और आपका थॉट प्रोसेस बढ़ता है। याद रखिएगा वोकैब अच्छा करने के लिए केवल बोलना ही आवश्यक नहीं होता है, आपको अपने थॉट को भी इंप्रूव करना होता है। आप जब अच्छा सोचेंगे तभी तो आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे और थॉट को इंप्रूव करने का एक बढ़िया तरीका ये होता है कि एटलीस्ट आप रोज शाम को एक पेज इंग्लिश का लिखना शुरू कर दीजिएगा। दूसरी चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसे अवॉइड किया जाता है, दैट इज लिसन एक्टिवली। एक्टिवली लिसन कीजिए। अगर आपको एक अच्छा वक्ता बनना है तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। लोगों को सुनिए। आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं दैट इज टोटली फाइन, बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इंग्लिश न्यूज़ को भी सुनिए। देखिए सुनने से चीजें और ज्यादा डेवलप होती है। आप एक अच्छे वक्ता बनिए। जब आप चीजों को सुनते हैं तो आप कई सारी नई चीजें सोचते हैं, कई सारी नई चीजें समझते हैं, कई सारी नई चीजें सीखते हैं और आपको समझ में आता है कि अच्छा शब्द का उपयोग यहाँ पर करना होता है। देखिए माइंडफुल स्पीकिंग का मतलब ये होता है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं, जो बातें आप कर रहे हैं, उनका एक मतलब होना चाहिए। बिना वजह की बातें करना, बिना किसी रीजन की बात करना, कई लोग बोलते बहुत ज्यादा बट उनकी बात का कोई मतलब नहीं होता है। एक मीनिंगफुल वे के अंदर टॉकिंग करना आपको सीखना पड़ेगा, ना कि केवल बात करना आपको आना चाहिए। बिकॉज़ जब हम OLQ के बारे में बात करते हैं, पावर ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब फौज के अंदर या मैं SSD की बात करूं, वहां पर केवल ये नहीं होता कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलते आती है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, आप जो बोल रहे हैं वो तार्किक है कि नहीं है, आप जो बोल रहे हैं अपनी बात को रखना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी बात को बहुत छोटी बात है बट आप उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। कई लोगों की आदत होती है एक छोटी सी बात बोलने वो 4 से 5 सेंटेंस लगा देते हैं। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि 10 लाइन की भी अगर बात है उसको बहुत ही क्लियर वे के अंदर आप 2 से 3 लाइन के अंदर कंप्लीट कर सकें। कम शब्दों के अंदर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग जितना हो सके लोगों से बात कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर अपने आप को एंगेज कीजिए। हो सकता है कि आपके दोस्त या आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप के अंदर बात कीजिए। कोई इंटरेस्टिंग मुद्दा है आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। कोई नेशनल टॉपिक है जो कि काफी ज्वलंत है आप उसके ऊपर बात कीजिए। अब मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को उस परिस्थिति में ढालने की क्षमता का होना। जब आप फौज को ज्वाइन करते हैं तो एक अफसर के तौर पर आप कई सारे सोशल चेंजेस से भी गुजरते हैं। आप थोड़ा सा सोशलाइज होइए, लोगों से मिलिए, लोगों से बात कीजिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको समझ में आएगा कि लोगों का नजरिया क्या-क्या होता है। बट सबसे पहली चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सोशल एडेप्टेबिलिटी कई लोगों में इसलिए नहीं होती बिकॉज़ वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। वो किसी भी नई सिचुएशन को फेस करने से डरते हैं और डरते नहीं है। कई बार कंफर्ट जोन पे इतना हावी हो जाता है कि उस नई परिस्थिति का सामना करना ही नहीं चाहते। देखिए अगर आप अपनी उस कंफर्ट जोन के अंदर ही रहेंगे तो आप डेवलप नहीं हो सकते। मैं हमेशा इस बात पे बहुत बिलीव करता हूं कि अगर किसी भी इंसान को खत्म करना है ना तो आप उसको कंफर्ट जोन के अंदर डाल दो बिकॉज़ कंफर्ट जोन के अंदर आज तक कोई भी डेवलप नहीं हो पाया। तो सबसे पहली चीज अगर आपको इस क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करने से उन चेंजेस को लेकर कई बार हम क्या करते हैं कि हम पैनिक हो जाते हैं। हम लोग उन सोशल चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। देखिए आपको सोशल चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एग्जांपल की बात करें कि आपने अपना स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल के अंदर आपने ज्वाइन कर लिया, आपको एक नया फ्रेंड सर्कल मिल रहा है। बी पॉजिटिव अबाउट दैट। अपने फीडबैक को एक्सेप्ट कीजिए। अच्छा है बुरा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। जब आप किसी नए सोशल चेंज के अंदर आते हैं तो कई बार लोग अपने व्यूज आपके लिए उनका व्यू क्या है वो आपको बताते हैं बट कई बार उनका व्यू हमें अच्छा नहीं लगता है या वो जो चीजें आपसे कह रहे हैं वो हमें अच्छी नहीं लगती। देखिए अपने आप को जो भी फीडबैक दिया जा रहा है उस फीडबैक के लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स याद रखिएगा जब भी आप किसी नए सोशल चेंज के अंदर जाते हैं, किसी नए सोशल ग्रुप के अंदर जाते हैं या किसी परिस्थिति के अंदर जाते हैं जिसमें पहले कभी नहीं थे, वहां पर लोगों का व्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब आप उनके व्यू के लिए बड़ा रिजल्ट नहीं मेरा ही व्यू सही आपका व्यू गलत है। डिफरेंट डिफरेंट जितने पर्सपेक्टिव्स हैं उनके लिए ओपन रहिए, बातों को सुनिए, समझिए, इस रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे मैं बड़ा बिलीव करता हूं। प्रैक्टिकली मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोलूं तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी किसी ऐसे सोशल चेंज का सामना करते हैं, आपने सिचुएशन का सामना कर लिया, शांति से जब भी समय मिले या रात को उसके बारे में सोचिए कि मैंने सिचुएशन का सामना कैसे किया। अगली बार जब सिचुएशन मेरे सामने आएगी तो मैं क्या कर सकता था या मुझे क्या करना चाहिए था। अगर ये चीजें आप करते हैं ना तो आपको समझ में आ जाता है कि हां इस तरीके से मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूं। इसके अलावा कुछ और तरीके भी होते हैं सोशल एडेप्टेबिलिटी के लिए। एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप ऐसे स्पोर्ट्स खेलिए जो कि टीम प्ले हो। जैसे एग्जांपल की बात करें फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, दैट मींस कि आप ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर जुड़े जहां पर एक टीम वर्क यहां पर हो रहा है। इससे क्या होगा, इससे आपकी सोशल एडेप्टेबिलिटी की क्षमता बढ़ जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर आप अपने आप को पुट कीजिए। कैसे पुट कर सकते हैं, एग्जांपल की बात की जाए आप ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने भी जा रहे हैं,
आप कोचिंग क्लासेस के अंदर भी जाते हैं, इसके अलावा आप एक दूसरा ग्रुप भी जहां पर आप डिस्कशन करते हैं। अब हर जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है। वहां पर आप कितना एडजस्ट हो पाते हैं ये आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है और ये सारे पॉइंट्स आप अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट वर्ल्ड क्योंकि फौज के बारे में जब मैं बात करूं, आर्म फोर्सेस के बारे में बात करूं, इट्स नॉट वन मैन गेम, एक आदमी का गेम नहीं है, इट्स अ टीम स्पोर्ट्स। कहने के लिए बात है कि साहब यहां पर टीम वर्क, यहां पर कोई इंडिविजुअल हीरोइज्म की जरूरत नहीं है, यहां पर कोऑपरेशन या आपसी सहयोग होना बहुत जरूरी है। एक आपसी सहयोग के बाद आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर आप एक टीम के अंदर हैं और आप किसी ग्रुप्स के अंदर होते हैं, आपसी सहयोग के समय सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम सामने वाले की बात को नहीं सुनते, उसकी बात को हम इंटरप्ट कर देते हैं। वो अपने व्यूज देने की कोशिश कर रहा है बट नहीं, हम इंटरप्ट करने के लिए आते हैं। जहां पर एक बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, बहुत मेजर, और आपके ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। याद रखिएगा, ये मैं ग्रुप सिचुएशंस के बारे में बात कर रहा हूं। आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आप क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, आपके दो साथियों के बीच में, आपके और आपके साथी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब यहां पर आप ये नहीं कर सकते कि पूरी तरीके से उसकी बात को अवॉइड कर दें या अपनी बात को भी अवॉइड कर दें। इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन यू हैव टू ऑलवेज फाइंड अ मिडिल पाथ, ऐसा मिडिल पाथ जिसमें दोनों सेटिस्फाई हो जाए। ये बहुत बेहतरीन तरीके से नीड्स। दूसरे की जरूरत क्या है, टीम की जरूरत क्या है, सामने वाला क्या सोच रहा है, उसकी भावनाओं को भी आपको समझना पड़ेगा, तभी आप उसके साथ कोऑपरेट कर। रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी का अनुभव होना, एक मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं। डोंट शो कैजुअलनेस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर आप जो काम कर रहे हैं, जो भी काम आपको है, चाहे वो काम आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है, चाहे आपके टीचर ने आपको होमवर्क करने के लिए कहा है, चाहे आपके पिताजी ने आपको मार्केट से सामान को लाने के लिए भेजा है, चाहे आपके फ्रेंड ने आप पे भरोसा करके कोई चीज आपको दी है, किसी भी काम को करने में कैजुअलनेस शो नहीं करना है। ये पॉइंट याद रखिए। आपने अगर कोई जिम्मेदारी ली है या आपको कोई जिम्मेदारी दी जा रही है तो आपको एनी हाउ उसको प्रूव करना पड़ेगा। आपको एनी हाउ जिम्मेदारी को कंप्लीट करना है। वो कहा जाता है ना, टास्क टेकन टास्क डन। कोई काम लिया तो मैं उसको पूरा करूंगा। इसी तो डेली लाइफ के अंदर आपके काम है, उसमें कैजुअलनेस शो मत कीजिए। क्लासेस अटेंड करनी, कैजुअलनेस आपने शो कर दी। टीचर को हमको होमवर्क दिखाना है पर मेरी जिम्मेदारी है तो मैं इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। एक फौजी के तौर पे दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी और मैं ये वाली बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। सेट चीज होती है। देखिए, आपकी जो जिम्मेदारी है वो केवल आपके परिवार के प्रति नहीं होती, आपके प्रति नहीं होती। आपकी जिम्मेदारी अपने समाज के प्रति भी होती है। समाज के अंदर अगर आपको कोई चीज दिख रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आप रास्ते से जा रहे हैं और सडनली किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई व्यक्ति आपसे रास्ता पूछ रहा है, टेक इट एज रिस्पांसिबिलिटी, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। उसको भी आप एक जिम्मेदारी की तरह लीजिए। वॉलंटियर लोगों आप अपनी पर्सनल रिस्पांसिबिलिटीज को खुद टेक केयर करना सीखिए। एग्जांपल की बात करूं मैं, आपकी फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज, छोटी छोटी बात के लिए माता पिता पर डिपेंड मत रहिए। बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, किसी न किसी तरीके से अर्निंग करना स्टार्ट कीजिए। ये जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन के अंदर हैं या अगर आप 12th पास नहीं हो चुके हैं तो आपकी जिम्मेदारी किसी न किसी करके मैं एटलीस्ट अपनी जिम्मेदारियां उठाऊं। मेरे जो खर्चे, मेरी जो रिस्पांसिबिलिटीज है, एटलीस्ट मैं उनको उठाना शुरू कर दूं। इससे क्या होगा, जिम्मेदारी का अनुभव आपको होता है कि देखिए ये चीज मेरी है, ये जिम्मेदारी मेरी है। परिवार के अंदर जिम्मेदारी का नहीं आता कि केवल अपनी जिम्मेदारी निभाई। आपकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि आपके जो एक्शंस आपने लिए वो दूसरों पे कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, दूसरों पे आपके एक्शंस का क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपके एक्शंस का प्रभाव पूरे समाज के ऊपर पड़ता है, अपने परिवार के ऊपर पड़ता है, अपने भाई बहनों के ऊपर पड़ता है। अब उनके ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये रिस्पांसिबिलिटी भी तुम्हारी है कि उनके ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े। आज अगर आप एक एक्शन लेते हैं, मान लीजिए परिवार के अंदर एक्शन लेते हैं, या रात को 12 से 1 बजे लौटते दोस्तों के साथ घूम फिर के, अब इस एक्शन का प्रभाव आपके परिवार पे क्या पड़ रहा है, आपके छोटे भाई पे क्या पड़ रहा है, आपकी छोटी बहन पे क्या पड़ रहा है, ये जानने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। इट्स बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव होता है। बी अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस। आपने जो भी एक्शंस लिए हैं, अगर आप उसके लिए रिस्पांसिबल, जस्ट बी अकाउंटेबल, जस्ट एक्सेप्ट योर फेलियर। ये कुछ चीजें जिसके द्वारा आप अपनी सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी को बिल्ड कर सकते हैं। नेक्टर 3 की जो 5 कोर क्वालिटीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। द नेक्स्ट वर्ल्ड गिव्स इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, पहल करने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए कि हां, आई एम गोइंग टू डू दैट वर्क, ये काम अब मैं शुरू करूंगा और सबसे पहले मैं करने की कोशिश करूंगा। देखिए कई बार क्या, बट कई लोगों के अंदर ये इनिशिएटिव लेने की क्षमता नहीं होती है। अरे सामने खड़ा है, डिसीजन लेना, इनिशिएटिव लेके नहीं ले क्षमता कई बार ऑफिसर्स के अंदर तो होती है, पर एक नॉर्मल आदमी के अंदर कई बार क्षमता नहीं होती। तो ये ऑल क्यों आपके अंदर होना चाहिए। इनिशिएटिव सोल को डेवलप करने के लिए याद रखिएगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। कई लोग ये सोचते हैं कि जब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब मैं उसको ग्रैब करूंगा, नहीं। ट्राई टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आपको पहल करनी पड़ेगी। कोई काम आप करना चाहते हैं, किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, आपको पहला स्टार्ट तो लेना पड़ेगा। ट्राई टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। आप चाहते हैं कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये काम करना है, अरे तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको जाके ग्रैब करो, अपना इनिशिएटिव लो, पहला कदम आगे बढ़ाओ। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होता है कि इनिशिएटिव लेना यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल की बात करें, टीचर ने पूछा क्लास के अंदर, किसी उनको पता है कि दिस इज माय व्यू, बट वो घबराते हैं, इनिशिएटिव नहीं ले पाते। उसके बाद कोई दूसरा बच्चा जब अपना व्यू बताता है तो सोचते हैं कि अच्छा ये व्यू तो मेरा भी था, काश मैं बता देता। उसके बाद केवल पछतावा होता है। सेम चीज लाइफ के अंदर भी होती है कि आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। यू हैव टू बिलीव ऑन योर गट्स। अपने गट्स पे बिलीव कीजिए और इनिशिएटिव लीजिए, बिकॉज़ इनिशिएटिव लेना आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। इस वहां पे कदम उठाओ। लगता है इंटरवेन करना चाहिए, वहां पर इंटरवेन करो। लगता है यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए, वहां पर बोलना सीखो। समझिए, ये इनिशिएटिव लेने की क्षमता ऐसी आपके अंदर आती है। आपको लग रहा है अब समथिंग कुछ गलत चीज आपके सामने हो रही है, आपके सामने गलत चीज हो रही है, बट आप चुपचाप बैठे, लगता है कि नहीं ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। आपको लग भी रहा है कि गलत हो रहा है, बट आपके अंदर करेज नहीं कि मैं आगे जाके बोलूं कि गलत हो रहा नहीं। अगर आपको लगता है कि समथिंग इज गेटिंग रॉन्ग, ये चीज यहाँ गलत है, यहाँ पर मुझे मेरा व्यू देना चाहिए, यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव। जब ये चीज आप डेली लाइफ के अंदर करेंगे तभी बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। कई बार बात आपने सुनी होगी। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। ये बात करता हूं जो कि आप डेली लाइफ के अंदर अपना सकते हैं। नंबर 1, सेट अचीवेबल गोल्स। कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे गोल सेट कर लेते हैं व्हिच इज नॉट अचीवेबल। आप बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं कि एक ही दिन के अंदर मैं पूरी टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, एक ही दिन में साहब मैं बॉडी बना लूंगा अपनी, एक ही दिन के अंदर मैं 4 घंटे एक्सरसाइज कर लूंगा, एक ही दिन के अंदर मैं 10 किलोमीटर दौड़ लूंगा। ये पॉसिबल नहीं है। आप अचीवेबल गोल्स को सेट करना शुरू कीजिए। एक नेगेटिव क्वालिटी जो कई सारे एस्पिरेंट के अंदर होती है, इट्स नॉट क्वालिटी, बेसिकली इट्स अ ट्रैक। ये नेगेटिव लक्षण होता है। स्केप्टिज्म का मतलब होता है कि परिस्थितियों का सामना करने से बचना और किसी भी परिस्थिति को देख के भाग जाना। सिचुएशन आपके सामने आई, आप स्केप हो गए, ये करना, आप स्केप हो गए। स्केप्टिज्म से आपको बचना पड़ेगा। एग्जांपल की बात करें, आपको आज परसों आपका एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन परसों है आपका। अब आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं, बट आप क्या करेंगे, कई एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो इसे एज अ चैलेंज की तरह लेंगे, बट कई इसे एज अ प्रॉब्लम की तरह लेंगे और स्केप कर जाएंगे। ठीक है, 3 चैप्टर्स नहीं आते, चलो मैं चैप्टर्स को छोड़ के चला जाऊंगा। दैट इज स्केप्टिज्म। हम डेली लाइफ के अंदर भी कई सारी चीजें हमारे सामने आती है जिसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जिसका हम सामना नहीं करते, उस सिचुएशन से हम भागने की कोशिश करते हैं। और जब आप किसी सिचुएशन से भागते हो तो ये आपकी कॉन्फिडेंस की कमी को दर्शाता है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप उस पर मेंटल डेवलपमेंट है, आप मेंटली अपने आप को डेवलप कीजिए। जब आप कुछ अचीव करते हैं, एकेडमिक्स के अंदर आप अच्छा अचीव कर रहे हैं या आप फिजिकली कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं, आप आज रनिंग करने का आपने अच्छा अचीव कर लिया, 5 किलोमीटर दौड़ लिया, आज आप जिम गए, आपका वर्कआउट बहुत अच्छा हो गया। तो जब आप फिजिकली और मेंटली कुछ अचीव करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। याद रखिएगा कि आप अच्छी फिजिक को हासिल करने की कोशिश कीजिए। चाहे आप रनिंग कीजिए, आप जिम जाइए, किसी स्पोर्ट्स को पकड़ लीजिए। बिकॉज़ क्या होता है कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए, कई बार स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होते, बिकॉज़ वो अपनी वीकनेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। मेरे अंदर ये वीकनेस है, ये वीकनेस के कारण तो मैं लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। आपको वीकनेस से ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना पड़ेगा कि दैट स्ट्रेंथ आई हैव इन मी, ये स्ट्रेंथ मेरे अंदर है। जब आप भी किसी से बात करें या अपनी क्लास के अंदर कोई स्पीच दें, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विजुअलाइज सक्सेस। सक्सेस को विजुअलाइज करना ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है मोटिवेटेड होने का। आप जो अचीव करना चाहते हैं, आप अपने आप को उस चीज में देखिए। अब आप फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अपने आप को रिफॉर्म के अंदर देखिए। जब आप ये चीज करते हैं ना तो आप अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कर रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट होता है। यकीन मानिए, ये चीज साइकिल कई बार लगातार रोज ऐसी परिस्थिति आएगी जहां पर आपका स्पीड ऑफ डिसीजन मैटर करेगा। आपका डिसीजन सही तो होना चाहिए, बट आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर डिसीजन लेना है, अभी ले करते हैं, ये करना है, चलो बाद में कर लेंगे। लेजीनेस दिखाई जाती है। आपको डिसीजन लेना है, कोई आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है, 12 के बाद 10 के बाद आप क्या करना चाहते हैं, आप किस स्ट्रीम के अंदर जाना चाहते हैं। कई स्टूडेंट काफी डिले करते थे, कुछ जल्दी डिसीजन लेते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, आपको एनडी का फॉर्म फिल करना है, कई बच्चे इसको डिले करेंगे, दे डोंट हैव द स्पीड ऑफ डिसीजन। ये बेसिकली प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, फॉज के अंदर सिनेरियो अलग होता है। तो स्पीड ऑफ डिसीजन को बढ़ाने के लिए आप रियल लाइफ में क्या कर सकते हैं, देखिए इस रूल को ट्राई कीजिए। जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने, आप ढूंढने की कोशिश करो, 1 मिनट के अंदर डिसीजन लेने की कोशिश करो। आई नो बहुत सारे फेलियर्स आप फील करने वाले हैं, बहुत फेलियर आप फेस करोगे इस चीज के अंदर, बट याद रखिएगा इन फेलियर के बाद आप फेल क्यों हुए, एनालिसिस कर लेना। अच्छा, ये डिसीजन मैंने लिया 1 मिनट के अंदर, बट मैंने ये पर्सपेक्टिव के बारे में नहीं सोचा, इसलिए मैं फेल हो गया। 1 मिनट को अगर अपने लाइफ के अंदर फॉलो के अंदर लेने की कोशिश करो। कई बार बच्चा कंफ्यूज है, कपड़े कौन से खरीदने वही समझ
नहीं आ रहा, ये कलर या ये कलर, डिसीजन लीजिए। डिसीजन लेते टाइम कई सारे डायमेंशंस को ध्यान में रखना होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि ये डिसीजन जो मैं ले रहा हूं इसका आफ्टर इंपैक्ट क्या बनने वाला है, इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, इनपुट आउटपुट का रेशो क्या है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। तब जाके आप यूज द रिस्क रिवॉर्ड रेशो, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। रिस्क रिवॉर्ड का रेशो क्या है, आप ये डिसीजन अगर मैं लेता हूं तो उसमें रिस्क कितना और रिवॉर्ड क्या, ये चीज आप याद रखिएगा। अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं कि भैया मुझे ये चीज करनी है तो स्पेंड करने वाला है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्पीड ऑफ डिसीजन को अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको पास्ट के डिसीजन के एक्सपीरियंस के ऊपर कई बार रिलाय रहना पड़ेगा। आगे लिमिट योर ऑर्बिट्स लेना पड़ेगा, कई सारे ऑप्शंस खोल के रखे। अच्छा ये चीज करनी है, ऑप्शंस कई सारे, अपने ऑप्शंस को लिमिट करो, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इफ यू हैव ओनली टू ऑप्शंस, आपको दो में से एक चूज करना है, बट आपके पास चार ऑप्शंस है, अब चार में से एक चूज करना है, समय ज्यादा लगने वाला है। तो अपने ऑप्शंस को लिमिट करना सीखो। लिमिट कैसे करना है, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। ये ऑप्शन तो मेरे लिए है नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है बट ये भी हो सकता है। इस तरीके से आपको अपने ऑप्शंस को लिमिट करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ब्रेक डिसीजन आपको लेना है, उसको छोटे-छोटे स्टेप्स के अंदर तोड़ना आपको शुरू करना पड़ेगा। बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लाइफ के अंदर मुझे क्या करना है, तो मैं इससे क्या अचीव कर लूंगा, मैं पेरेंट्स को कहां पर देखना चाहता हूं, मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं, मुझे फाइनेंशियली वेलनेस चाहिए या मुझे मेंटल पीस चाहिए। इस तरीके से आप किसी बड़े डिसीजन को छोटे-छोटे पॉइंट्स के अंदर ब्रेक करते हैं, छोटे-छोटे डिसीजंस के अंदर ब्रेक करते हैं, तो आप उस बड़े डिसीजन को आसानी से ले पाते हैं। बिकॉज़ आप एनालिसिस कर लोगे ना, नहीं मुझे ये चाहिए। एक लीडर के तौर पे आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आपके साथी, आपके कलीग्स आपसे इन्फ्लुएंस हो। आपकी बात को तभी मानेंगे जब वो आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। और अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अपनी आप पॉकेट रखिए। जो करंट अफेयर्स के अंदर चीजें चल रही है, जो नेशनल लेवल के ऊपर चीजें चल रही है, इंटरनेशनल चीजों के लेवल के ऊपर चीजें चल रही है, अगर कोई मुद्दा है, कोई मुद्दा जो कि सोशल है, पॉलिटिकल है, उसके ऊपर आपको अपने आप को अवेयर रखना है। जस्ट बी अवेयर, न्यूज़पेपर पढ़िए, रीडिंग करिए, न्यूज़ देखिए, इस तरीके से आप अपने आप को अवेयर रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पर्सपेक्टिव्स के बारे में भी सोचिए। आप केवल ये नहीं कि न्यूज़ के अंदर आपने ये सुना और वही चीज आपने बता दी। आपका पर्सपेक्टिव उस चीज के ऊपर क्या है और आप अपना पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हो जब आप उस चीज वैलिड पॉइंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने ग्रुप के अंदर है, अब आपको क्या करना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। इन्फ्लुएंस करने के लिए केवल ये जरूरी नहीं होता है कि किसी मुद्दे पे आपने बात करना शुरू कर दी, आप उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप वैलिड पॉइंट्स के साथ बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके जो पॉइंट्स है वो तर्कसंगत है कि नहीं। याद है रीजनिंग एबिलिटी के बारे में यहाँ पे कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, तो आपकी पॉइंट तर्कसंगत होना चाहिए। जब आप इन तर्कसंगत पॉइंट्स के साथ जो कि वैलिड है, लग रहा है कि ये पॉइंट बिल्कुल सही प्रैक्टिकल है, जब आप इसके साथ बात करते हैं तो आपका ग्रुप आपकी इन बातों से जरूर इन्फ्लुएंस होता है। इस तरीके से जिंदगी का मतलब क्या होता है, जिंदगी का मतलब ये होता है कि हर किसी भी परिस्थिति के अंदर वो एक फायर आपके अंदर होना चाहिए। आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं करते, आप कभी भी इस तरीके से फील नहीं करते कि लाइफ जो है बड़ी टीडियस हो गई है। इसके लिए जरूरी है अपने अंदर के उस बच्चे को जिंदा रखना, लाइफ के अंदर खुल के हर एक्सपीरियंस को लेने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। अपने को लिमिट मत करो कि नहीं मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। पॉजिटिव चीजों के लिए बोल रहा हूं कि नहीं मैं बाहर घूमने नहीं जाता, नहीं मैं झूले के ऊपर नहीं झूलूंगा, नहीं मैं ग्राउंड के अंदर रनिंग करने जाता, नहीं मैं किसी से बात नहीं करता, नहीं मैं म्यूजिक नहीं सुनता। डोंट डू दैट थिंग। जब ये चीज आप करते हैं तो आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर लिमिट करते जा रहे हैं। आपको जिंदा दिल होना बहुत जरूरी है। उस बच्चे को अपने अंदर जिंदा रखिएगा, स्पोर्ट्स खेलिए, जो अच्छा लगता है वो चीज करिए, अपने आप को रिफ्रेश रखिए, आप रनिंग करिए, स्पोर्ट्स खेलिए, व्हाटएवर यू लाइक जस्ट ट्राई टू डू दैट। अपने आप को जिंदा दिल इंसान बनाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से भी कई बार बाहर आना पड़ेगा, बट ये चीज करिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं और कमरे के अंदर बंद करने से ऑयल की आपके अंदर डेवलप नहीं होगा। अगर आपको इसको अपने अंदर डेवलप करना है तो याद रखिएगा, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, दो तरह की पढ़ाई होती है कमरे के अंदर और किताबों के अंदर, खुद किताबों से बाहर। और इस ऑयल को डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा सा किताबों से बाहर आना पड़ेगा। वो जिंदा दिल आप अपने अंदर रखिएगा, बिकॉज़ वो जिंदा दिल आपको जिंदा रखती है। याद रखिएगा, अदरवाइज चीजें क्या हो जाती है, मोनोटोनियस हो जाती है, लगता है कि अरे ये काम तो जिंदगी भर कर रहे हैं। इस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स यू हैव टू टेक द ब्रेक। ओके, नेक्स्ट ऑयल के बारे में बात करें, चौथा डायनामिक इसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट ऑयल उन बाधाओं को पार करके आप अपने गोल को अचीव करेंगे, यही आपके डिटरमिनेशन को दर्शाता है कि फेलियर के बाद मोटिवेटेड रहना, साथ अचीव करूंगा, दैट इज द डिटरमिनेशन। और ये कोर क्वालिटी एक अधिकारी के अंदर होना अत्यंत आवश्यक है। अब डिटरमिनेशन को डेवलप डेली टास्क के अंदर जितनी भी चीजें आप करते हैं, फॉर एग्जांपल बात करें कि आप रनिंग करते हैं, आप अपने आप को रनिंग के अंदर पुश कीजिए। आप पढ़ने बैठे, आपने सोचा कि मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, 4 घंटे पढ़ाई कीजिए। डेली टास्क के अंदर आप वेट उठाते हैं, मान लीजिए 50-60 केजी आप वेट उठा रहे हैं, आप इस बार 65 केजी तक वेट उठाइए। डिटरमिनेशन आप तभी पा सकते हैं जब आप अपने लिमिट से आगे जाने की कोशिश करते हैं, जब आप अपनी सेल्फ को पुश करके अपने आप को पुश करिएगा, तभी आपकी दृढ़ निश्चय की क्षमता बढ़ती है। याद रखिए, दृढ़ निश्चय का मतलब क्या है, कुछ भी हो जाए, आई एम गोइंग टू अचीव माय गोल, चाहे कुछ भी हो जाए, यू नीड टू डेवलप स्ट्रांग व्हाई। कि किसी काम को अगर आपने शुरू करा तो आपने क्यों किया, आपका व्हाई बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूं, जितना व्हाई आपका स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा मोटिवेटेड रहने वाले। वो जाम फोर्स ज्वाइन करिए, जस्ट टेक द चैलेंजेस। देखिए चैलेंजेस को आप चैलेंजेस की तरह लेंगे तो चीजें बड़ी अच्छी हो जाती है। चैलेंजेस को पॉजिटिवली लेना शुरू कीजिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि हर चीज को एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हर चीज को एक चैलेंज की तरह देखते हैं। अगर कोई समस्या आपके सामने है, जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज, आप उसको चैलेंज की तरह लेते हैं तो आप अपनी डिटरमिनेशन के बल पे समस्या का समाधान करते हैं, तो देखिए डिटरमिनेशन बढ़ता जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेल्फ के बल पे समस्या का समाधान करते हैं, तो देखिए डिटरमिनेशन लाने का एक ही तरीका है कि अपने आप को लिमिट से आगे पुश करना। लिमिट से आगे पुश करते जाइए, आपका दृढ़ निश्चय लगातार बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा अचीवमेंट आता है, सेलिब्रेट इट। सेलिब्रेशन आपको मोटिवेशन देता है। जी आपने खुद भी कुछ अचीव करा लाइफ में, छोटी चीज है बड़ी चीज है, आप अपने किसी बड़े गोल को अचीव कर रहे थे, आपने छोटा सा माइलस्टोन अचीव करा है, जस्ट सेलिब्रेट इट। वो सेलिब्रेशन आपको एक बूस्ट देता है और ये बूस्ट आपके दृढ़ निश्चय के बिना, करेज के बिना किसी अधिकारी की या किसी फौजी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। करेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। करेज है कि किसी भी सिचुएशन को फेस करने की क्षमता, परिस्थिति कितनी भी डिफिकल्ट हो बट मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर करेज है कि सिचुएशन का सामना मैं अपने हाथ से या अपने खुद के बल। आपका स्टैमिना इसी फिजिकल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अब करेज और स्टैमिना की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करें करेज के लिए। करेज को अगर आपको डेवलप करना है तो सबसे पहली चीज अंडरस्टैंड योर फियर। आपका डर क्या है, सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करो। किस चीज से मुझे डर लगता है एंड जस्ट ट्राई टू फेस द फियर। कुछ लोग अंदर से डर लगता है, उनको बोलूंगा जाके अंदर में खड़े हो जाओ। दैट इज द ओनली वे व्हेन यू कैन हैंडल योर फियर। मुझे डर लगता है एंड जस्ट ट्राई टू फेस द फियर। कुछ लोग अंदर से डर लगता है, उनको बोलूंगा जाके अंदर में खड़े हो जाओ। दैट इज द ओनली वे व्हेन यू कैन हैंडल योर फियर। दैट्स इट। आपका डर तभी समाप्त होगा जब आप अपने डर का सामना करेंगे। अंडरस्टैंड योर फियर एंड फेस इट। सबसे पहली चीज ये है, अपने डर का सामना करो, उसको फेस करो। दूसरी बात, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है। अपने आप को सेल्फ कंपैशनेट बनाने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से भी आप अपनी स्कोर क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। करेज आपका तभी बढ़ेगा जब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करने के लिए आप कहते हैं हां मैं सिचुएशन का सामना कर सकता हूं। इसके अलावा स्टैमिना बढ़ाने के लिए करेजियसली आप डरिए मत किसी भी चीज से, नहीं मुझे डर लग रहा है, इतने टाइम एग्जाम में कैसे क्रैक कर पाऊंगा, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। नेवर से नो, कभी भी ना मत कीजिए। किसी भी अच्छी चीज के लिए ना नहीं कहना चाहिए। अगर कोई चीज चैलेंज के तौर पे आपके सामने आ रही है, जस्ट से इट, या मैं चीज कर सकता हूं, एटलीस्ट आई एम गोइंग टू ट्राई। जब आप ट्राई करने के बाद फेल हो रहे, पास हो रहे, इट लिटरली डजंट मैटर, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। और यहीं से आपकी करेज दिख जाता है। तो याद रखिएगा, करेजियस होने के लिए लिटरली डजंट मैटर, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। और यहीं से आपकी करेज दिख जाता है। तो याद रखिएगा, करेजियस होने के लिए जंग के मैदान में जीतना जरूरी नहीं होता है। अगर आप हारे, आप जंग के मैदान में गए भी हैं, ये भी आपकी करेज को दिखाता है। तो दीस आर द मेजर थिंग्स जिसके द्वारा आप डेली लाइफ के अंदर अपने गोल को डेवलप कर सकते हैं और आपको इनको थोरोली फॉलो करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं आपसे ऐसे किसी अगले वीडियो में अगले सेशन जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। कैसे आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले तो जैसे जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सेकंड डे मतलब सेकंड डे जो रहने वाला है, और सेकंड डे के अंदर एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट रहता है जो कि फर्स्ट डे बच्चे के लिए कराया जाता है, जिसको हम कहते हैं टैट। टैट के बारे में कंप्लीट जानकारी आज आप लोगों के साथ जो है साथ है। एसएसबी के अंदर एक सबसे बड़ा टास्क ये पीपीटीटी एंड टैट। टैट की फुल फॉर्म अगर मैं बताना चाहूं तो बच्चे आपको ध्यान रखना, थीमेटिक एपरसेप्शंस। ठीक है, एपरसेप्शंस टेस्ट होता है बच्चे, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट इसको बोला जाता है। आप लोग एप्रिशिएशन कुछ इसको बोलने की कोशिश करते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो दिस इज थीमेटिक एपरसेप्शंस टेस्ट इसको कहा जाता है, जहां पर उन 11 पिक्चर से आप लोगों को हर एक पिक्चर से अलग-अलग स्टोरीज बनाई जाती है, जिसमें आप लोगों को ईच स्टोरीज के लिए बच्चे 4 मिनट्स जो है गिवन किया जाता है। लास्ट में जो बच्चे 12 पिक्चर्स होते हैं उसमें से आप लोगों को कहीं ना कहीं पिक्चर ब्लैंक होती है, जिसमें आपको खुद का अपना परसेप्शन जो होता है, अपरसेप्शन जो होता है, वो बच्चे कहीं ना कहीं मानसिक दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करना होता है। अब इसके अंदर क्या-क्या वो चीजें हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। बिल्कुल मेरे बच्चे, थीमेटिक एपर, तो आपको पहले तो इसकी बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं और किस-किस लेवल पर हमें यहां पर जो चीजें लेकर जानी है। कहीं दिखाई जाती है इमेजेस, कहीं ना कहीं दिखाई जाती है, जिसमें बच्चे
11 इमेजेस आपको दिखाई देती है, एक इमेज जो होती है ब्लैंक होती है, जो कि आपको उस पे खुद बनाना होता है। मान लीजिए बच्चे 11 पिक्चर आप लोगों को दिखाई, ऐसे 11 पिक्चर्स होंगी, राइट? ऐसे 11 पिक्चर्स होंगे और हर पिक्चर्स के लिए अगर मैं समय आप लोगों को अलॉट करूं, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है, हर पिक्चर का जो टाइम अलॉट रहेगा, ठीक है ना, वो आप लोगों को लिमिटेड टाइम ही दिया जाता है। मान लीजिए पहले तो बच्चे 30 सेकंड, सभी के लिए 30 सेकंड गिवन होंगे, यहाँ पर 30 सेकंड आप लोगों को दिए जाएंगे इस पिक्चर को, जैसे कि पीपीटी में दिया गया था। सेम बच्चे वही प्रोसेस यहाँ पर भी रहने वाला है। 30 सेकंड के लिए आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, जैसे 30 सेकंड होगा बच्चे नेक्स्ट पिक्चर को कर दिया जाएगा। हर पिक्चर्स को लिखने के लिए बच्चे 4 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 4 मिनट आप लोगों को हर पिक्चर्स के लिए दी जाएंगी, लेकिन उस पे स्टोरी बनाने के लिए। हालांकि टाइम वेरी करता है बच्चे, वहां पे 3 to 4 मिनट्स होता है जनरली, मैं आपको बताऊं कंप्लीटली 4 मिलेगा नहीं मिलेगा ये आप लोगों को कह नहीं सकते, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एडिशनल और क्या-क्या पॉइंट्स है प्यारे बच्चों, वो भी हमें यहाँ पर जो मेंशन कर देना है। प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं क्लासेस आप लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू, समझ लीजिएगा बच्चे। पहला पॉइंट बच्चे आप लोगों के सामने जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हाउ टू राइट अ प्रॉपर टैग स्टोरी। मैंने बोला कि बच्चे टैग स्टोरी कैसे लिखते हैं, ये सिमिलर ही मान के चलना पीपीटीटी से, जिसका नाम था पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट हमने दिया था, वो उसी से रिलेटेड है। पहले प्यारे बच्चों पहला टास्क हमारा यहाँ पर रहने वाला है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑब्जर्व द पिक्चर्स वेरी केयरफुली फॉर 30 सेकंड्स। आई रिपीट दैट, ऑब्जर्व द पिक्चर्स वेरी केयरफुली फॉर 30 सेकंड्स। आप उस पिक्चर को हटा दिया जाएगा। आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर एज द हीरो ऑफ स्टोरी। दूसरा काम आप लोगों को क्या करना, उस स्टोरीज के अंदर अपने मेन कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, हु विल बी ट्राई टू शो OLQs थ्रू एक्शंस ओनली। यार बच्चों OLQs की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, देयर आर 15 OLQs इन SSB व्हिच आर जो बच्चे कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर जज किए जाते हैं, जो देखे जाते हैं 15 OLQs। तो आप लोगों के बच्चे जब स्टोरीज लिख रहे हैं, वो स्टोरीज को कहीं ना कहीं, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट होता है, आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, मैं आपको डिटेल थोड़ी सी बताना चाहूंगा। बच्चे आप सभी जानते हैं कि 90 मार्क्स आप लोगों को हर एक राउंड के अंदर चाहिए होते हैं। 90 मार्क्स बच्चे आपको, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसके आप लोगों को चाहिए होते हैं 90 मार्क्स। प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं आपको जो GT ऑफिसर होता है उसके चाहिए होते हैं, और 90 मार्क्स आपको IU के चाहिए होते हैं, तब जाके आपका SSB के अंदर रिकमेंडेशन होता है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा टास्क मैं आपको बताता हूँ, जो साइकोलॉजिस्ट होता है ना बच्चे, मान लीजिए कि आपको मैं बता दूं साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है SSB के अंदर, आप इसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए GTO ने और बच्चे आप लोगों को IU ने आप लोगों को पास कर दिया, बट जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको मार्क्स देता है 60 या 70, तो बच्चे आपका रिकमेंडेशन रुक जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। भले ही यहाँ पर मार्क्स वो ज्यादा दे दें, आपका ओवरऑल टोटल मार्क्स भले बच्चे ज्यादा हो जाए, बट आपका रिकमेंडेशन जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे वेरी करता है साइकोलॉजिस्ट पे, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका मेंटल स्टेट, आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया जाता है। तो अगर आपका साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, अगर उस पे बच्चे रिजेक्शन मार देता है, आपने क्वेश्चन मार्क लगा देता है, तो डेफिनेटली बच्चा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आपको पूरा साइकोलॉजी टेस्ट होता है, जिसमें डैट वैट SDT, ठीक है ना, WAT, ये पूरा का पूरा प्रोसेस प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं रिसोर्सेज इन द पिक्चर्स। पिक्चर में आपको ये भी देखना है कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो बच्चे हिडन है, आप कुछ चीजें क्रिएट करने की कोशिश ना करें। पिक्चर्स में आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ हिडन है, तो उसको बच्चे आइडेंटिफाई करके आप निकालने की कोशिश कीजिए। ये भी एक सबसे बड़ा टास्क यहाँ पर होता है। अगर मैं पॉइंट करूं बच्चे, ट्राई टू कंक्लूड द स्टोरी विद पॉजिटिव आउटकम। मान लीजिए कि स्टोरी बच्चे नेगेटिव से शुरू हुई, ठीक है, नेगेटिव से शुरू हुई, आपका मोस्ट पॉसिबल एफर्ट्स बच्चे रहना चाहिए उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, राइट? कि भाई भले नेगेटिव थी, बट उसका जो कंक्लूजन है वो बच्चे कहीं ना कहीं इसमें रहना चाहिए, पॉजिटिव में रहना चाहिए। मैंने बच्चों इस क्लास को मैं बड़ा सीरियस मोड पे रखता हूं, ठीक है ना, और मेरा एक बहुत अच्छा तरीका यहाँ पर, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं, ध्यान रखना बच्चे, जो बाली पिक्चर जो दिखाई जाएगी जो बिल्कुल ब्लैंक होगी, वो पिक्चर जो बच्चे आपके 11 पिक्चर से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है ना, उनका कंक्लूजन मिलाकर आपको रखना होता है। कि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है बच्चे, जो कहीं ना कहीं चीजें देखती हैं। अब मैं बात करता हूं इंटरनल सोर्स के बारे में। इंटरनल सोर्स क्या कहता है यार बच्चों, एक बार कमाल की बात बताता हूं, शायद किसी बुक में नहीं देखने को, किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगी, शायद किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगी। अब बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। पहली 1, 2 और 3 पिक्चर्स को साइकोलॉजिस्ट स्किप कर देता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि पहली दूसरी पिक्चर्स में कैंडिडेट ने बहुत एफर्ट्स लगा होगा, बहुत अच्छी पिक्चर लिखी होगी, ये हम सभी लोगों का रहता है। जैसे कि आज मैं आपको लिखने के लिए बोल दूं एक लेटर, तो स्टार्टिंग का पेज, स्टार्टिंग लाइन बहुत अच्छी लिखोगे, बीच में फिर आपका हाथ ऐसे शुरू होता है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट पहली 2 पिक्चर चेक करता ही नहीं है, वो पढ़नी शुरू करता है 3rd या 4th से, ये लास्ट के बीच से पढ़ने की कोशिश करता है, तो आप लिखोगे, ठीक है। हम शुरुआत ही दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं, 6वीं पिक्चर से करते हैं, लास्ट की पिक्चर्स को पढ़ते हैं। अब आप लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है, आप लोग ऐसे तो करेंगे ना कि यार पहली पिक्चर में एफर्ट्स होना चाहिए, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, करते हैं बाद में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। एग्जामिनेशन में भी ऐसे होता है बच्चे, स्टार्टिंग के 2-3 पेज क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखते हैं, बीच में स्पीड ऐसी होती है, राइटिंग भी बिगड़ने लगती है, फ्लो भी बिगड़ने लगता है, सब चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली आप इस बात को समझ रहे होंगे। इसी तरीके से वो करता है साइकोलॉजिस्ट बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इवन, और पिक्चर्स क्यों लिखवाते हैं, पिक्चर दिखा के पिक्चर्स क्यों लिखवाते हैं, वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि कैंडिडेट का परसेप्शन क्या है, भाई ये क्या माइंडसेट से बैठा है हमारे यहाँ पे, वो ये चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों से पिक्चर से स्टोरी लिखवा लें तो मैं आपकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, ये है साइकोलॉजी, ठीक है ना, ये है साइकोलॉजी। 1% बच्चे श्योर कर देंगे, 101% श्योर कर देंगे अगर आप लोगों ने इन पॉइंट्स को जो है फोकस करके देख लिया तो। इट्स माय गारंटी टू यू माय डियर्स, अगर आप लोगों ने इसको फोकस करके देख लिया तो इट्स माय गारंटी कि बच्चे आप लोगों का जो टैग है वो बहुत अच्छा लिखा जाएगा। इन पॉइंट्स पे आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये परसेप्शन बच्चे, साइकोलॉजी किसी की चेंज नहीं की जा सकती। हाँ, उसको ये बताया जा सकता है कि आपका सोच, आप इस तरीके से सोच रहे हो तो आपको इस तरीके से सोचना है, आपकी कमियां बताई जा सकती हैं। हाँ, पिक्चर्स जनरली बच्चे ये पॉइंट्स में दिखाई जाती है, ये 5 पॉइंट होते हैं जहां पर पिक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। बच्चे कॉन्फ्लिक्ट फाइट बिटवीन सम और पर्संस। पहला पॉइंट बच्चे आप लोगों को या तो कुछ लोग लड़ रहे होंगे, सम पीपल प्रॉब्लम लाइक एक्सीडेंट और फायर, कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिखाई देगी पिक्चर में जो एक्सीडेंट और फायर से रिलेटेड हो सकती है। सिंगल पर्सन सिटिंग ऑन अ चेयर एंड थिंकिंग और प्लानिंग, एक ऐसी पिक्चर होती है जिसमें चेयर पे पर्सन बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है या फिर कुछ प्लानिंग कर रहा है। वेरियस पर्सन डूइंग सम एक्टिविटीज, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ काम कर रहे होंगे। ये पीपी टैग का मैं बता रहा हूं, टैग किस तरीके से वेरी करती है। और डिस्कशन और मीटिंग और सिनेरियो अदर्स, तो प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा सिनेरियो रहता है, इससे रिलेटेड आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगी जब भी आप अपने एसएसबी के अंदर जाओगे। अगर बेसिक स्टैंडर्ड देख लिया तो उसके अंदर आप ये रोटेट करते हुए चले जाओगे कि कहां पर, किस लेवल पर आपको कौन-कौन से इनसाइट्स देखने की जरूरत है, सो दैट आपको आईडिया रहे, आपको ये पता लग जाए कि किस पॉइंट पे कौन सा पॉइंट, कौन सी स्ट्रेटजी वहां पे वर्क। स्टे पॉजिटिव एंड प्रैक्टिकल। बच्चे पिक्चर्स कैसी भी हो, आपको पॉजिटिव और प्रैक्टिकल रहना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये डूज है बच्चे, ये हमारे क्या है डूज, और ये हमारे क्या है डोंट्स है, ठीक है। अब मैंने बोला क्लियर एक्शंस, एक्शंस को क्लियरली रिप्रेजेंट करना है, टीम वर्क रिप्रेजेंट करना है, मेक हीरो रिलेटेबल। आपको हीरो बच्चे स्टोरी से रिलेटेड बनाना है, ये नहीं कि जो आप अपना मनपसंद बना दो, ठीक है ना। यूज डिटेल केयरफुली, और जो डिटेल्स होंगी पिक्चर्स को केयरफुली आपको मेंशन करना है। डोंट डिस्क्राइब द पिक्चर्स, पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है, उसके एक्शन और उसके कैरेक्टर के एक्शंस को रिप्रेजेंट करना है, पहली चीज। अवॉइड अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम है ही नहीं उसको प्रॉब्लम बनाने की जरूरत नहीं, जो सामने प्रॉब्लम दिखे उसी को आपको मेंशन करना है। नो मॉरल, बच्चे ध्यान रखना कि कोई भी मॉरल सेंस वहां पर रिप्रेजेंट ना करके आपको सिंपल चीज रिप्रेजेंट करनी है। एंड डोंट पुट अदर्स डाउन, और ऐसा भी कुछ ना स्टोरी में जिसमें आप दूसरों को गिरा रहे हो, ये चीज भी आप लोगों की जो है देखने को ना मिले। पिक्चर्स की क्वालिटी आपको यहाँ पर फिर मैं बता दूं बच्चे, बिल्कुल सिंपल रहने वाली है। आपको याद होगा कि हमने बच्चे कल एक चीज देखी थी यहाँ पर, ट्रांजिशन, ड्रेस, मूड, जेंडर, बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर्स टू हैव रेलेवेंट, ये मैंने कल आपको बताया था। अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि भाई आप मुझे बताइए कि पीपीटीटी, आई रिपीट, टी उसे बात पूछूं तो आप लोगों के पास क्या इस बात का आंसर मुझे बता देंगे। पीपीटीटी वर्सेस स्टैट में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं आप लोगों से बात पूछूं तो आप लोगों के पास क्या इस बात का आंसर मुझे बता देंगे। लाइक इसको नहीं पता, बताओ। यहाँ पर आप लोगों को एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको एक स्टोरी लिखनी है, और यहाँ पर बच्चे आप लोगों को 12 स्टोरीज लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको 12 स्टोरीज लिखनी है, तो भाई सबको पता है। बेसिक डिफरेंस बता दो क्या हो सकता है, ठीक है ना।
है। क्यों टैट और वैट की जरूरत पड़ी? पीपीटीटी इज हार्डर देन टैट। ठीक है, देखते हैं। सर पिक्चर में बताया था, दो लड़के एक लड़की को पकड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब उसमें बहुत अलग तरीके से बना सकते हो कि भाई इसको किडनैप कर रहे हो, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, उसको पकड़ के कहीं ले जा रहे हो, तो कहीं बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो साइकोलॉजिस्ट आप लोगों को यही देखता है कि इस इंसान के अंदर क्या थॉट है। अब जनरली अगर आपके सामने कोई पिक्चर्स वगैरह दिखा के बोल दिया कि लिखो, तो आप उसके बारे में नेगेटिव लिखोगे। डिफेंस फोर्सेस आपसे ये नहीं चाहती। एक्चुअली इस पिक्चर लिखवाने का मतलब क्या है? दे जस्ट वांट टू नो योर पर्सनालिटी। आपका माइंडसेट क्या है, आपकी पर्सनालिटी किस लेवल की है, वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। बच्चे, जब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेशन कर रहा था, तो मैंने मेरे एक सिलेबस के अंदर एक पार्ट था, और उस पार्ट के अंदर मैंने कुछ पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ा था। उसमें से डिफेंस पर्सनालिटीज का पार्ट भी था कि डिफेंस जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर क्या पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से वेरी करती है, पूरा पर्सनालिटी का ओवरव्यू में देने की कोशिश करता हूं। पहले तो जैसे कि मैं बता दूं कि दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के बेसिस पर अगर हम साइकोलॉजी को रीड करने की कोशिश करें, उसके एक बेसिक स्टैंडर्ड को रीड करने की कोशिश करें, तो हमें ये आइडिया पता चल जाएगा कि किस मूड पे कौन सा माइंडसेट यहां पर हमारे सामने बनता है। मान लीजिए मैंने बोला कि टैट के बारे में मैंने बोल दिया, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ऐसी पर्सनालिटी ऑब्जर्व की जाती है कि जिस कैंडिडेट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज नहीं होती, वो कैंडिडेट हमारे अंदर प्रॉब्लम फिट नहीं होता। बच्चे, एक हमारे सर थे, एक हमारे सर थे, ठीक है, मुझे याद है उनका नाम, डॉक्टर राजेश मोरेट। वो हमेशा कहते थे कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन छिपा होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो बच्चे, अगर आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, अगर आपको प्रॉब्लम वर्ड आता है, आपका सॉल्यूशन उसके माइंड में नहीं आ रहा है, इट मींस आपके अंदर वो डायनामिक पर्सनालिटी नहीं है जो डिफेंस रिक्वायरमेंट लगती है। आपको नेगेटिव पिक्चर दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि ऑफिसर्स नेगेटिव से नेगेटिव पिक्चर दिखाएगा, जिसमें कोई पॉजिटिविटी दिखेगी नहीं आपको। अब वहां पर आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। वो कैसे कर पाओगे? अपना परसेप्शन डेवलप करना पड़ेगा, नेगेटिव दिखाना, फिर उसका मोल्डिंग जो होगा आपको पॉजिटिव सेंस में रिप्रेजेंट करोगे। ये है कि प्रॉब्लम ये थी, सॉल्यूशन ये है, और उस सॉल्यूशन के आउटकम से कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया जाएगा कि इस कैंडिडेट की पर्सनालिटी क्या है। जैसे कि प्यारे बच्चों, मैंने आपको थ्री सब पार्ट्स, कौन-कौन से सब पार्ट थे प्यारे बच्चों? ये तीन सब पार्ट्स थे। व्हाट लीड टू द सिचुएशन, सिचुएशन क्या है, क्या हो रहा है और उसका आउटकम क्या निकल के आया। मान लीजिए बच्चे, यहाँ पर क्या है, सिचुएशन देख लिया आप लोगों ने, जो हो रहा है वो देख लिया। अब सिचुएशन देख ली कि क्या भाई वो, अब क्या हो रहा है वो आप लोगों ने देख लिया, और उसकी आउटकम क्या निकल कर आ रही है वो आप लोगों ने देख लिया। अब जब आउटकम निकालोगे तो बच्चे वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ध्यान रखना। आउटकम जब निकालोगे पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव फॉर्म में ना हो। इट्स वेरी क्लियर माय डियर, वो आउटपुट जो निकालोगे वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नेगेटिव फॉर्म में ना हो। अगर आपको ये बात क्लियरली हो रही है तो डेफिनेटली आप आगे की चीजों को भी कनेक्ट कर पाओगे। पहली चीज। दूसरी चीज, एग्जामिन द पिक्चर्स केयरफुली टू आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स एंड कैरेक्टर्स। भैया, तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि पिक्चर्स के अंदर बच्चे आपको एलिमेंट्स एंड कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना हमने पहले क्लियर कर लिया। आइडेंटिफाई द and focus the surrounding details providing in the images, ये भी चीज उसी के अंदर रिलेटेड है। आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर एज द हीरो ऑफ द स्टोरी एंड डेवलप देयर रोल अकॉर्डिंगली, ये भी हमने बच्चे कल जो समझ लिया था। ये सारा का सारा पार्ट वही रहने वाला जो हमने कल डिटेल में जाना था। मेंटेन ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी थ्रू आउट द प्रोसेस, रिफ्लेक्टिंग प्रोएक्टिव अप्रोच टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या बोला मैंने यहाँ पर? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, फिर मैं बता रहा हूँ, भले ही पिक्चर बच्चे इमेज जो है वो नेगेटिव है, बट उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए बच्चे? यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो बच्चे स्किल्स हैं, तो डेफिनेटली चीजें आएंगी। अब मैं आपको बताता हूं कमाल की बात, राइट, हम सभी लोगों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्वालिटीज होती है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब एसएसबी के अंदर बैठते हैं तो वहां पर नहीं होती है। वहां पर कुछ लोगों के अंदर होती है, बट कुछ लोगों के अंदर होती नहीं है। अब ऐसा क्यों? उस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चे। आज मैं आप लोगों को कुएं में डाल दूं तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू हो जाएगा कि मुझे कुएं से बाहर कैसे निकलना, प्रॉब्लम में हूं ना। तो भाई, जब आपको पिक्चर दिखाई जाती है तो उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं फाइंड आउट करते? क्यों नहीं करते? उसका रीजन है कि उससे कोई आपको पर्सनल बेनिफिट नहीं है। अब जब आपको मैं कुएं में डाल दूंगा तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी वो, और आपका निकलना फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट बन जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कोई भी चीज हम नहीं सीख पाते, उसका सबसे बड़ा कारण है, और वो कारण ये है कि हमारी प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। अगर आपकी प्रायोरिटीज प्यारे बच्चों हमारी खुद से रिलेट हो जाएगी तो आप जिंदगी में हर वो काम कर लोगे जो आप करना चाह रहे हो। एक बच्चे लिख देती मेरी स्टोरी, मैं स्टोरी नहीं लिख पाऊंगी, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज नहीं है। अगर आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रायोरिटीज ये है तो डेफिनेटली हर कोई इंसान सीख लेगा। मान लो बोलोगे रोटी जब तक इंग्लिश की ये चीज नहीं करोगे तुम, बच्चे हर एक बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? रोटी खाना हो गया। अब मैंने बोला कि कहता हूं बच्चे मेरे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज है ही नहीं, भाई मैं आपको कर दूं, कुएं में डाल दूं, ठीक है, तो बच्चे आपका दिमाग दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा? आपका माइंड चलेगा नहीं चलेगा? मुझे कुएं से कैसे निकलना? आपका सोच दिमाग करेगा, उसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये हर एक इंसान के अंदर है, बट हर एक इंसान रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। देखो बच्चे, वही टेबल वाला मैंने बोला, एक इंसान टेबल पे बैठा होगा और वो कुछ सोच रहा होगा, कुछ प्लान कर रहा होगा, उसी से लिखने की कोशिश की है। रोहन इज अ स्टूडेंट ऑफ डीपीएस स्कूल, मैथ्स टीचर ऑफ रोहन अनाउंस दैट ही विल कंडक्ट अ टेस्ट आफ्टर सम डेज। क्या बच्चे, यहाँ पर रोहन डीपीएस स्कूल के छात्र, एक स्टूडेंट है, उसने कहा ऑफ रोहन अनाउंस दैट, उसने अनाउंस किया ही विल कंडक्ट अ टेस्ट, वो क्या करेंगे? एक टेस्ट लेंगे। किस चीज का बच्चे? आफ्टर सम टाइम्स मैथ्स का टेस्ट लेने की बात करेंगे, टीचर ने कहा कि हम टेस्ट लेंगे। रोहन फेल्ट अ लिटिल सैड, ये बात सुनकर रोहन को क्या होगा बच्चों? थोड़ा उदास होगा, बिकॉज़ क्योंकि ही वाज वीक इन मैथ्स, क्योंकि वो मैथ्स में वीक था, मैथ्स उसे नहीं आता था। ये जो बच्चे कहीं ना कहीं बोला गया है, आगे देखिएगा। बट रोहन डिसाइडेड, रोहन ने क्या किया बच्चे? रोहन ने ये कसम खाई, निर्णय लिया दैट की ही विल ओवरकम, वो कहीं ना कहीं क्या करेगा? ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, दिस वीकनेस, वो इस वीकनेस पे क्या करेगा? काबू पाएगा, एंड स्कोर गुड मार्क्स इन द मैथ्स टेस्ट। वो क्या करेगा बच्चे? मैथ्स के टेस्ट में अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा, वो उसने डिसाइड किया। रोहन टुक द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड, रोहन ने बच्चे उसका एक रमेश फ्रेंड था जिससे उसने मदद ली। ही वाज अ गुड एट मैथ्स, वो मैथ्स में बहुत अच्छा था, एंड स्टार्टेड सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चंस डेली। और उसने क्या कर दिया बच्चे? अपने जितने भी सवाल थे उसको जो है डेली सॉल्व करना शुरू कर दिया। रोहन आल्सो वॉच सम यूट्यूब मैथ्स लेक्चर्स टू इंप्रूव हिज मैथ्स। रोहन ने भी क्या किया बच्चे? कुछ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया, जैसे कि हमारा चैनल है आरडब्ल्यू डिफेंस करके, उसने हमारे चैनल को देखना शुरू किया, ठीक है। Before test, Rohan wrote down all the formulas of math on paper so that he can memorize them. And Rohan started giving extra time on maths before the maths test. One day of the test, Rohan gave his test with full confidence and got good marks in the test. अब बच्चे यहाँ पर क्या है? Full confidence and positive outcomes ये निकल कर आई है। इसको कहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट। बैठा हुआ, अब ये पिक्चर अगर मैं दिखा के तुम लोगों से पूछो तो क्या सोच है? पिक्चर में क्या है? पिक्चर में एक स्टूडेंट है, टेबल पे कुछ बुक्स रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये बुक्स है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये तो चलो समझ में आ रहा है। ये प्यारे बच्चों टेबल है, ये हमारी टेबल होगी, ठीक है, ये भी चीज समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक बॉय है, ठीक है, ये बॉय हो गया, इससे हम समझ क्या रहे हैं? आगे की स्टोरीज को हमने कनेक्ट करने की कोशिश की है, इसी को कहते हैं परसेप्शन, ठीक है ना, इसी को कहते हैं परसेप्शंस। एंड में कैसा भी बस मुझे पॉजिटिव लेके आनी है। स्टोरी बस पॉजिटिव करना, कितनी भी नेगेटिव हो पॉजिटिव करनी है बस। लेकिन आपको कोई बॉक्स नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं करना, सीधी स्टोरीज लिखनी है। टैग के अंदर स्टोरी डायरेक्टली लिखी जाती है। मैंने कुछ पिक्चर आप लोगों के लिए रखी है, टैग स्टोरीज। ये बच्चे कल आप लोगों को इसी कमेंट सेक्शन में जो मुझे ड्रॉप करके बताएंगे। कल सभी बच्चे मुझे जो कमेंट सेक्शन में, इसी कमेंट सेक्शन में जो मुझे ड्रॉप करके बताएंगे कल, ठीक है। कल प्यारे बच्चों दो स्टोरीज मैं आप लोगों को दे रहा हूं, स्टोरी नंबर 1, ठीक है, और स्टोरी नंबर 2। मैं बता दूंगा प्यारे बच्चों आप लोगों को कितना लेवल आप कहां तक जा पाओगे। हर किसी बच्चे को दो स्टोरी, एक स्टोरी लिख देना कोई भी स्पेस, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है ना। याद अंदर है पीपीटी और टैग के अंदर यही फर्क होता है। पीपीटी डिटेल जो बच्चे डिस्क्रिप्शन होता है, और टैग के अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होता, उसमें जनरल आइडियाज वहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका साइकोलॉजी का पार्ट है, साइकोलॉजी का पार्ट है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। टैग
मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका साइकोलॉजी का पार्ट है। साइकोलॉजी का पार्ट है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है? मेहनत कीजिए बच्चों, जिन बच्चों की इंग्लिश